हेलो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने अटेम्प्ट किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। आपके सिलेबस में छोटा सा बस टर्म दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पावर, और बाकी ये जैसे आप क्लास 12th में जाएंगे तो काफ़ी डीप में इसको डिस्कशन करना है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर हम लोग समझेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। बेसिकली अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पावर P = V/I। आपके सिलेबस में आप इतना बोल दें, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। मीन्स कोई डिवाइस है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती है। जैसे सपोज करिए कि आपके घरों में अगर हम बात करें कि 220 वोल्ट पे सप्लाई आती है। जैसे सपोज कोई आप फैन ऑपरेट करा रहे हैं, या फिर कोई लाइट या कोई मोटर या एनीथिंग, ठीक है ना, कोई भी मशीन वगैरह हो, तो वोल्टेज सपोज 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। आपके घरों में जो सप्लाई आती है, AC सप्लाई आती है, अल्टरनेटिंग करंट, और कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट की। बेसिकली वो ये RMS वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 311 वोल्ट की आती है। सिंगल फेस, कभी कभी 3 फेस की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर बड़े बड़े ऑपरेटर्स चलाने होते हैं तो 3 फेस की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे बात करें कि सपोज करें कि कोई डिवाइस कितना करेंट कंजप्शन करेगी, कोई करेंट सपोज करिए 2 एम्पियर, यानी कि जो पावर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 220 और 2 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 440 वाट ये पावर दिया रहता है। मीन्स आप अक्सर देखते होंगे कि आपके एक सेकंड, हाँ देखिए, हम जैसे बता रहे थे कि आपका जैसे कि सपोज करिए आपके घर में कोई फ़ैन है, वो 100 वाट खींचता है, ठीक है ना। मीन्स 100 वाट मतलब उस पर लिखा होता है 100 वाट। उसका मतलब क्या, जैसे आप बल्ब लेते हैं तो जो पहले येलो वाला बल्ब आता था वो 100 वाट का आता था। LED आती थी आपकी, LED आजकल के ज़माने में आ रही है, तो वो कितना हो रहा है, 7 वाट, 10 वाट, 20 वाट। तो ये वाट लिखा होता है, वाट इन द सेंस, देखिए हमारे क्या हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो दैट डिपेंड्स ऑन द करेंट, नॉट अ वोल्टेज। वोल्टेज टू 220 वोल्ट कंटिन्यू सप्लाई हो रही है। वो डिवाइस कितना करेंट कंज्यूम कर रही है, दैट डिपेंड्स, यानी वो उस पर डिपेंड करती है। अब सपोज करिए कि आप क्या बोलते हैं कि कोई कूलर चला रहे हैं, आजकल गर्मी है, कूलर आप चला रहे हैं अपने घरों में, यानी कि कूलर आजकल 200 वाट, 100 वाट का भी आ रहा है, ठीक है ना। 100 वाट, 200 वाट, लेट सपोज 200 वाट का कूलर है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, यानी कि P = V/I। अगर बोले कि कितने वोल्ट का, 200 वाट का, या इसको सपोज कर ली 220, सीधा इसको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। वोल्टेज कितने वोल्ट की सप्लाई हो रही है, 220, यानी I = 220/220, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर करेंट। आप समझ रहे हैं 1 एम्पियर करेंट की वैल्यू, आप समझ रहे हैं। सोचिए कि 1 एम्पियर करेंट सोचने में कितना छोटा लग रहा है, बट ये याद रखिएगा कि उससे हमारा कूलर आसानी से चल जाता है। कितने घंटे चल रहा है, ठीक है ना। अभी उस पर भी बात करेंगे, कितने घंटे चलेगा, कितना चलेगा, तो कितना ज़्यादा लोड उस पर आना चाहिए, और कितना, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी आएगी, अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे चलता है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, जो कि क्लास 9th में हमने आपको बताया था। अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी बता दिया जाएगा यहाँ पे लास्ट में कि उसका बिजली का बिल लास्ट में कितना होता है। आप सोचिए 1 एम्पियर करंट को आप छोटा मोटा करंट मत समझिए। अगर इतना एम्पियर करंट आपकी बॉडी से गुजर जाए, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए रह जाए, तो आपका डेथ भी हो सकता है। ये 1 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा करंट होता है। 1 मिली एम्पियर बोला जाता है, 20 मिली एम्पियर करंट पास हो जाए तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा शॉक आपको लगने लगेगा, ठीक है ना। 1 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा शॉक लगता है इससे। सोचिए कि बड़े बड़े ऑपरेटर्स यानी कि 1000 वाट के होते होंगे, जैसे गीज़र वगैरह हो गया, 2000 वाट का होता होगा, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। आप सोचिए कि उसमें करंट कितना आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसको कितना करंट चाहिए सप्लाई होने के लिए, यानी कि वो करंट बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। तो यानी कि पावर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस एपरेटस, इस मशीन या इस डिवाइस
का कितना ज़्यादा कंजप्शन करेगा, वो कितना ज़्यादा करेंट ड्रॉन करेगा, यानी वो कितना ज़्यादा करेंट खींचेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। लेकिन ऑपरेट तो 220 वोल्ट पे ही अभी ऑपरेट कर रहा है। अगर हम अपने बेसिकली हाउस होल्ड के बारे में बात करें तो, अगर किसी बड़े बड़े कंपनियों के बारे में बात करें या इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ पे 3 फेज में सप्लाई होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आते होंगे, 440 वोल्ट आता है, आपके ट्रांसफार्मर तक 440 वोल्ट आता है, तो फिर वहाँ से आपके घरों में जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट। ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाना, ये नहीं कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, नहीं, ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का काम करता है, इन द सेंस मतलब कि वहाँ पे वो अगर हाई वोल्टेज की करंट आ रही तो या तो उसको स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा। आपके जैसे पावर प्लांट हो गए, वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 11 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट। जैसे सबस्टेशन हो गए यूबीपीसीएल गाजीपुर में ही देख लीजिए, ठीक है ना, लग्गा के पास यूबीपीसीएल आपको मिल जाएगा, वहाँ 220 केवी का आता है, ठीक है ना, 220 केवी किलो वोल्ट का आता है, और जबकि हमारे मोहल्ले तक आते आते 220 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, या 120 केवी का होता है। तो आप देखते हैं किलो वोल्ट और वोल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है। किलो का मतलब 1000 उसके आगे लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करेंट। इसी से बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। अगर बात की जाए तो P इज इक्वल टू V इंटू आई में अगर बात की जाए, यानी कि अगर हम वोल्टेज की जगह पे आई आर रख दें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, यानी कि यहाँ पे आई आर इंटू आई रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा फार्मूला आई स्क्वायर आर। तो देखिए पावर का एक और फार्मूला, ठीक है ना, पावर का एक फार्मूला तो P इज इक्वल टू वी आई तो है ही, और एक क्या बन गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और अगर यहीं पे आई इज इक्वल टू वी बाई आर रख दिया जाए तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दिया, अगर P इज इक्वल टू वी और आई के जगह पे कितना रख दिया वी बाई आर, तो देखिए P इज इक्वल टू कितना हो गया वी स्क्वायर बाई आर। यानी पावर के कितने फार्मूले, पावर के बेसिकली 3 फार्मूले, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और अगर बात की जाए तो P इक्वल टू पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। बेसिक और अपना फंडामेंटल जो डेफिनेशन बनता है यही है, और फंडामेंटल फार्मूला जो पावर का ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी 1 सेकेंड में कोई मशीन, 1 सेकेंड में कोई डिवाइस, 1 सेकेंड में कोई भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है या मैकेनिकल डिवाइसेस है, बेसिकली दोनों पे अगर में बात करें, 1 सेकेंड में जितना वर्क डन हमें करके देगी वो क्या होगा, वो पावर उसका कहलाएगा। यानी कि अगर हम बात करें 2 मोटर है, 1 सेकेंड में 10 जूल वर्क डन कर रही है, दूसरी वाली 1 सेकेंड में 20 जूल वर्क डन कर रही है, तो बताइए कौन सी किसकी इफिशियंसी अच्छी होगी। यानी कि अगर इफिशियंसी के बारे में बात करें तो जो 10 जूल वर्क डन हमें करके दे रहा होगा। इफिशियंसी एक टर्म आया तो इफिशियंसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इफिशियंसी इक्वल्स टू, इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है। क्या होता है, इनपुट पावर, यानी कि जो आउटपुट हमें मिले, जैसे सपोज करिए कि आप अपने घरों में जैसे 2 मोटर है सपोज करिए, ठीक है ना, 2 मोटर, एक मोटर 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, इनपुट पावर दिया, और हमें आउटपुट में वो 20 जूल वर्क डन करके देता है। और दूसरे मोटर को लगाया, वो भी 220 वोल्ट पे, वो सेम इनपुट दिया, लेकिन वो आउटपुट जो है 40 जूल वर्क डन करके देता है। तो बताइए किसकी इफिशियंसी ज़्यादा बेस्ट होगी, यानी कि उसकी इफिशियंसी ज़्यादा बेस्ट होगी जो ज़्यादा वर्क डन करके देगा हमें। तो यानी कि इफिशियंसी लिखी हुई होती है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। जैसे किसी की इफिशियंसी आ गई 85% आ गई, किसी की इफिशियंसी 90% आ गई, तो ये सब लिखे होते हैं, ये सब टर्म लिखे होते हैं उस डिवाइस पे। तो आपको देखना होता है कि हाँ ये कौन ज़्यादा इफिशियंट है, कौन ज़्यादा इफिशियंट वैल्यू हमें देगा। लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो हम जितना इनपुट दें उतना ही हमें आउटपुट दे दें। 100% इफिशियंसी वाला कोई, जिसे बोलते हैं आइडियल मशीन या आइडियल डिवाइसेस, आज तक ऐसा नहीं बना कि हम जितना इनपुट दें उतना ही हमें आउटपुट के टर्म में वैल्यू को दे दें। तो यानी कि इफिशियंसी कभी भी किसी की 100% नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इफिशियंसी का फार्मूला क्या है, इफिशियंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर पावर के बारे में बात करें तो यहाँ से अपना पावर का 3 फार्मूला बन के निकला। बेसिकली जो हमारा डेफिनेशन है वही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, वर्क डन बाय चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। बात समझ में आ रही, कोई चार्ज 1 सेकेंड में कितना वर्क डन करके हमें दे रही है, ठीक है ना।
अब देखिए, अभी हम कुछ और फार्मूले को यहाँ से बनाते हैं। अभी यहाँ इसको नोट डाउन करिए। हाँ देखिए, अगर बात करें तो पावर इक्वल्स टू W/T बेसिक फार्मूला होता है, यानी कि 4 फार्मूले निकल गए पावर के। एक होता है P इक्वल्स टू VI, एक होता है P इक्वल्स टू I²R, एक होता है P इक्वल्स टू V²/R। ये कहीं पे भी फार्मूले लगाए जाएंगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल में हमें अटेम्प्ट करने को दिया रहेगा। न्यूमेरिकल लगाते वक्त इन तीनों फार्मूलों को ध्यान में रखना, इस वाले फार्मूले को भी ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत आसानी से लगा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर बात की जाए तो P इक्वल्स टू W/T, और अगर हम यहीं से बात करें कि P इक्वल्स टू W, देखिए VI आया कैसे, इसको भी हम बता देते हैं। ठीक है ना, W जैसे V इक्वल्स टू पोटेंशियल इक्वल्स टू W/Q होता था ना, W/Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पढ़ा था हमने लास्ट टॉपिक में। तो V इक्वल्स टू W/Q, तो यानी कि W इक्वल्स टू कितना, V इंटू Q। देखिए W इक्वल्स टू कितना, V इंटू Q, यानी कि W के जगह पे V इंटू Q रख दिया जाए अपॉन में T। देखिए P इक्वल्स टू V, अब Q/T फर्स्ट फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट का। I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T। I इक्वल्स टू क्या होता था, फर्स्ट फार्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, यानी कि Q/T के जगह क्या लिख सकते थे, I। देखिए ये फार्मूला यहीं से आया, बेसिक फंडामेंटल जो फार्मूला था अपने पास, यहीं से ये फार्मूला आया। अब देखिए कि अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I, इस सारे फार्मूले को यहीं से हम लोग डिराइव कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, अब देखिए कि अगर बात की जाए तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, आपने देखा होगा जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो कराइए तो कुछ देर बाद आप जाके उसको टच करिए वायर को, आप देखेंगे वो वायर हीट हो जाता है। वो वायर हीट क्यों होता है, क्योंकि उसमें लगातार चार्जेस दौड़ रहे हैं, मीन्स फ्लो कर रहे हैं। और चार्जेस अगर फ्लो करते रहेंगे कंटिन्यूअसली फॉर सम टाइम, तो यानी कि उसमें रजिस्टिव पावर आने लगता है, यानी कि वो वायर हीट होने लगता है। ठीक है ना, वो वायर गर्म होने लगता है, और वो वायर गर्म होने लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होती है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो वायर हीट अप हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स चार्जेस वर्क डन कर रहे हैं, और चार्जेस वर्क डन करेंगे तो हीट होगा। यानी कि देखिए इसी में हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बता देते हैं। ठीक है ना, यानी कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अपना जो फार्मूला बना है P इक्वल्स टू V इंटू I या P इक्वल्स टू W/T, जो भी बना हो। ठीक है ना, यहाँ से देखिए W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P इंटू T। अगर T टाइम के लिए करंट फ्लो हो तो वो वर्क डन करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन वर्क डन किया, वो चार्जेस वर्क डन करेंगे। और W इक्वल्स टू V इंटू I रख दिया जाए, P इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। ठीक है ना, तो देखिए कितना अच्छा सा सुंदर सा फार्मूला बना। और V इक्वल्स टू क्या रख दिया जाए, I इंटू R। V इक्वल्स टू I इंटू R आप जानते हैं। ठीक है ना, तो I इंटू R इंटू I इंटू T, आपको क्या होगा I²RT। ठीक है ना, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, किसे डिनोट करते हैं, H से, यानी कि W ही H है, ये W ही H है, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है ना, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज समझ में आ रही है ना। तो देखिए ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, इसको डिराइव करना होता है, तो बहुत ही बेसिक सा फार्मूला से हमने डिराइव किया। अगर एक फार्मूला सिर्फ आपको याद है P इक्वल्स टू W/T और V इक्वल्स टू IR, तो आप सारे फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। देखिए कितना आसान हुआ, H इक्वल्स टू I²RT। टी टाइम के लिए अगर करंट फ्लो होता हो, अब देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये हीटिंग इफेक्ट, मान लीजिए न्यूमेरिकल आपको दे दिया 400 जूल है, R दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, करंट पूछे तो कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी बता सकते हैं। न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें बता देंगे आपको, लास्ट टॉपिक अपना वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब अगर बात की जाए, इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए
अगर बात की जाए, अब थोड़ा सा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट बनी बेसिकली W/T, इसको हम लोग जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट क्या था, P = V × I, यानी कि वोल्ट एम्पियर भी बन गया एक, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। तो P = I²R, यहाँ से भी देखिए एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, ठीक है ना। बहुत सारे यूनिट बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली बोला जाए तो सीधा सीधा हम लोग वॉट भी बोलते हैं इसको, सिंपल टर्म में क्या बोलते हैं, वॉट, या तो इसको हम लोग सीधा सीधा कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वॉट स्मॉल से, ठीक है, वॉट, और इसको सीधा सीधा हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से, ठीक है। अब देखिए, तो पावर का ये फार्मूला बना, ठीक है ना। तो पावर में अगर बात की जाए तो जैसे कि कई दफ़ा क्वेश्चन पूछता है कि आपके घरों में जो मीटर लगे होते हैं, जहाँ पे रीडिंग मेज़र की जाती है, यूनिट जिसमें मेज़र किया जाता है, तो किस में होता है, किलोवाट आवर में होता है। किस में होता है? आप अपने घरों में जहाँ पे मीटर लगा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, आपके जहाँ पे मीटर का कनेक्शन होगा, आप देखिएगा उसे एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। उसकी जो यूनिट होती है वो रीडिंग किस में ली जाती है, किलोवाट आवर में। किस में ली जाती है, किलोवाट आवर में। और किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। कितना होता है, 1 यूनिट। और एक चीज और याद रखिएगा, 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 1000 वाट। कितना होता है, 1000 वाट। 1 मेगावाट या 1 मिलियन वाट इक्वल्स टू होता है 10⁶ वाट, ठीक है ना। 10⁶ वाट याद कर लीजिएगा। किलोवाट को 10⁵ वाट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, और एक हॉर्स पावर बराबर भी, आप जो मोटर लेते हैं, जो घरों में आप मोटर यूज़ करते हैं, वो हॉर्स पावर में होता है, जिससे वाटर की सप्लाई की जाती है, जिससे पानी खींचा जाता है, ठीक है ना, वो हॉर्स पावर में होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746.5 वाट होता है। कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर इज इक्वल्स टू 746.5 वाट। कभी कभी 746 वाट भी दिया जाता है किसी बुक में, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट आवर में आपकी जो मीटर में जो रीडिंग आती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना बाबू, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। तो 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट। 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है ना। इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 36, कितना 0, 1 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। इसको लिखने का सही वे होगा 3.6। और कितने पॉइंट के बाद लगाया, 1 2 3 4 5 6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। ये सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको छोटे मोटे कंप्लीट एग्जाम में भी काम आएंगे। और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, आप जैसा कि जानते हैं ज़्यादा पूछने लगा है 20 मार्क्स का, तो इसमें ये सब क्वेश्चन 100% देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।